हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पैसिफिक साइंस एकेडमी गंगापुर सिटी ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं रामेश्वर गौतम आप सबके लिए लेके आया हूँ बायोलॉजी 12th क्लास, जिसमें हम पहली यूनिट आवर्त बीजीय पादपों में जनन पढ़ रहे हैं। पहली यूनिट का हमने पहला चैप्टर आवर्त बीजीय पादपों में जनन कंप्लीट कर लिया है। पहले चैप्टर के अंदर हमने इन आवर्त बीजीय पादपों के बारे में पढ़ा है कि आवर्त बीजीय पादप जो है वो होते क्या है, किस प्रकार का पीढ़ी एकांतरण इन आवर्त बीजीय पादपों के अंतर्गत देखा जा सकता है। आवर्त बीजीय पादपों के अंतर्गत जनन की कौन कौन सी विधियां पाई जा सकती है, उन विधियों के बारे में हमने यहाँ पर अध्ययन किया है। आवर्त बीजीय पादपों के अंदर जनन की दो प्रकार की विधियां, एक अलैंगिक जनन और दूसरी लैंगिक जनन। पहले लेसन के अंदर हमने अलैंगिक जनन के अंतर्गत सम्मिलित की जाने वाली दोनों प्रकार की विधियों का अध्ययन किया है। एक अनिषेक बीजता एगेमोस्पर्मी, जिसमें बिना निषेचन के बीज के निर्माण की प्रक्रिया जिससे नए पादप का निर्माण होगा, जिसे हमने कहा है एगेमोस्पर्मी अनिषेक बीजता। और दूसरे नंबर की विधि है कायिक प्रवर्धन, जिसमें पादप के 3 कायिक भाग जड़, तना एवं पत्ती, इनसे प्राकृतिक एवं कृत्रिम रूप से अपने ही समान नए पादप के निर्माण की प्रक्रिया को हम देख रहे हैं। ठीक है, पहले चैप्टर के अंत में हमने लैंगिक जनन की प्रक्रिया के अंतर्गत पादप के अंदर जो लैंगिक संरचनाओं को धारण करने वाला एक भाग होता है, जिसे हमने कहा था पुष्प, जो पादप का रूपांतरित प्ररोह वाला भाग होता है, और इसी पुष्प के अंदर लैंगिक जनन से संबंधित जनन संरचनाएं उपस्थित होती है। एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना के बारे में हमने वहाँ पर अध्ययन किया था, जिसमें किसी प्रारूपिक पुष्प के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जो भाग होंगे उन्हें हम 2 भागों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, एक सहायक चक्र और दूसरा आवश्यक चक्र। सहायक चक्र के अंतर्गत पुष्प के 2 भागों को सम्मिलित किया गया है, एक बाह्य दलपुंज और दूसरा दलपुंज। आवश्यक अथवा जनन चक्र के अंतर्गत पुष्प के शेष जो 2 अन्य भाग हैं, पुमंग एवं जायांग, उसको हमने सम्मिलित किया है। पुमंग पुष्प का नर जनन भाग है, जबकि जायांग जो है वो पुष्प का मादा जनन भाग है। और इन्हीं जनन भागों के अंतर्गत हम किसके निर्माण की प्रक्रिया को देखेंगे, नर युग्मकोद्भिद, जो आपके पास में सेकंड लेसन है, दूसरे नंबर का लेसन है, नर युग्मकोद्भिद व मादा युग्मकोद्भिद, इसकी संरचना एवं परिवर्धन, इसके निर्माण की प्रक्रिया, इसकी संरचना का अध्ययन जो है वो हम चैप्टर 2 के अंदर करेंगे। तो पुष्प के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जो दोनों जनन भाग हैं, नर जनन भाग पुमंग और मादा जनन भाग जायांग, इनकी संरचना से लेकर के हम नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और इनके विकास तक की प्रक्रिया का अध्ययन इस सेकंड चैप्टर के अंदर किया जाएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर नर युग्मकोद्भिद संरचना एवं परिवर्धन। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं नर युग्मकोद्भिद संरचना एवं परिवर्धन। संरचना एवं परिवर्धन, साथ ही साथ आप नोट करते हुए जाइए इसे। नर युग्मकोद्भिद संरचना एवं परिवर्धन, मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए नर युग्मकोद्भिद की संरचना एवं परिवर्धन की प्रक्रिया हम देखेंगे। तो इस संरचना का निर्माण जो है वो किसकी सहायता से होगा, पुष्प के नर जनन भाग की सहायता से। तो पुष्प के नर जनन भाग की सहायता से होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पुमंग की संरचना को देखेंगे। एंड्रोसियम और
पुमंग के अंतर्गत हमने देखा था कि यह पुष्प का कौन सा भाग है? नर जनन भाग है, नर जनन भाग है। और इसके एक सदस्य को क्या कहा जाएगा? इसके एक सदस्य को पुंकेसर स्टामिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुंकेसर स्टामिन इसे कहा जाता है। जब हम इस पुमंग की संरचना का अध्ययन कर रहे हैं तो इसकी संरचना के अंतर्गत कितने भाग होंगे? 3 भाग होंगे। इसकी संरचना में कितने भाग होंगे? 3 भाग होंगे। कौन कौन से भाग होंगे? सबसे पहला भाग होगा परागकोश, एंथर। दूसरे नंबर पर भाग होगा योजी, कनेक्टिव। और तीसरा भाग होगा इसका पुतंतु, जिसे हम कहेंगे फिलामेंट। ठीक है। संरचना यदि अगर हम देख रहे हैं इसकी पुंकेसर की, तो इस प्रकार की संरचना जो है वो यहाँ पर एक पुंकेसर की उपस्थित होगी, जिसमें इसके कितने भाग? 3 भाग। सबसे ऊपर की ओर जो फूला हुआ भाग दिखाई दे रहा है आपको, वो इसका परागकोश वाला भाग होगा। नीचे की ओर जो पतला व्रंतनुमा भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका पुतंतु वाला भाग होगा। और इस परागकोश को इस पुतंतु से जोड़ने वाली जो संरचना मध्य में पाई जाएगी, वो इसका योजी अथवा कनेक्टिव वाला भाग होगा। इस परागकोश के अंदर किसकी उपस्थिति को देखा जाएगा? परागकोश के अंदर पराग कण उपस्थित होंगे। परागकोश के अंदर क्या उपस्थित होंगे? पराग कण, पोलेन ग्रेन। पोलेन ग्रेन यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, परागकण यहाँ पर उपस्थित होंगे। ठीक है। अब सबसे पहले हम इस पुमंग के अंतर्गत, पुंकेसर के अंतर्गत हम किसकी संरचना का अध्ययन करेंगे? परागकोश की संरचना का अध्ययन करेंगे। क्यों? क्योंकि इसी परागकोश के अंदर किसका निर्माण होगा? परागकणों का निर्माण होगा। और ये परागकण जो है ये नर युग्मकोद्भिद के क्या होती है? प्रथम कोशिका अवस्था होती है। तो मतलब नर युग्मकोद्भिद का निर्माण जो है वो इस पुंकेसर के कौन से भाग द्वारा होगा? परागकोश के भाग द्वारा होगा। किसकी सहायता से होगा? परागकण जो है वो ही आगे जाकर के परागकण किसकी? नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका अवस्था होगी। तो अपन स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देखते हुए चलेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो हम यहाँ पर ले रहे हैं, किसकी संरचना? परागकोश की संरचना। ठीक है। तो टॉपिक डालिए परागकोश की संरचना। परागकोश की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यदि अगर हम परागकोश की संरचना को देख रहे हैं तो ये परागकोश आपको पुंकेसर के अंदर इस प्रकार की संरचना के रूप में दिखाई देगा, जिसे हमने क्या बोला है? परागकोश बोला है। ठीक है। परागकोश पुंकेसर के शीर्ष पर, पुंकेसर के शीर्ष पर उपस्थित फूली हुई द्विपालित संरचना है। द्विपालित संरचना है जिसमें क्या उपस्थित होते हैं? जिसमें
पराग कण उपस्थित होते हैं, जिसमें क्या उपस्थित होते हैं, परागकण उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास में परागकोश है जो पुंकेसर के शीर्ष पर उपस्थित फूली हुई संरचना के रूप में है, जिसके अंदर आप किसकी उपस्थिति को देख रहे हो, परागकणों की उपस्थिति को देख रहे हो। ठीक है, पुंकेसर को हमने क्या बोला है, द्विपालित संरचना। क्या बोला है, द्विपालित संरचना, बाइलोब्ड, मतलब इसके अंदर कितनी पालियां हैं, 2 पालियां इसके अंदर आपको दिखाई दे रही है। एक देखिए ये परागकोश फूली हुई संरचना के रूप में, जिसे हमने मध्य में से एक लाइन से क्या कर रखा है, 2 भागों के अंदर बांट रखा है। ये मध्य में हमने एक लाइन खींच रखी है, जिससे ये परागकोश 2 भागों के अंदर बढ़ जाता है, एक इधर का भाग और दूसरा इधर का भाग। अर्थात ये परागकोश जो है वो कितने पाली युक्त हो जाता है, 2 पाली युक्त होता है। ठीक है ना, तो परागकोश कितनी पाली युक्त संरचना होती है, 2 पाली युक्त संरचना होती है। ठीक है, यदि अगर हम इस परागकोश का मध्य में से क्या करें, डिसेक्शन करें, तो डिसेक्शन करने पर ये परागकोश जो है वो आपको शीर्ष पर से इस प्रकार की संरचना के रूप में दिखाई देगा। यह परागकोश इस प्रकार की संरचना के रूप में दिखाई देगा, जिसमें अंदर की ओर इस प्रकार की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी। अर्थात ये मध्य में से कितने भागों में बटा हुआ होगा, 2 भागों में बटा हुआ होगा। 2 पालियां यहां पर आपको दिखाई दे रही है, एक पाली और ये दूसरी पाली, एक पाली और ये दूसरी पाली। लेकिन प्रत्येक पाली को यदि अगर हम देख रहे हैं तो प्रत्येक पाली जो है वो अंदर से 2 भागों के अंदर डिवाइड है। प्रत्येक पाली जो है वो अंदर से कितने भागों के अंदर डिवाइड है, 2 भागों के अंदर डिवाइड है। एक ये भाग और दूसरा ये भाग, और दूसरी पाली जो है वो यहाँ से भी एक भाग और ये दूसरा भाग। कितने भागों के अंदर डिवाइड है, 2 भागों के अंदर डिवाइड है। और ये जो भाग होते हैं इन भागों को परागपुटी या लघु बीजाणुदानी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाएगा, परागपुटी या लघु बीजाणुदानी कहा जाएगा। तो परागकोश की 2 पालियां, एक पाली और ये दूसरी पाली। लेकिन एक पाली के अंदर 2 क्या है, परागपुट उपस्थित हैं। एक पाली के अंदर क्या उपस्थित हैं, 2 परागपुट उपस्थित हैं, पोलेन सेक जिसे हम कहेंगे पोलेन सेक। ठीक है ना। इसी प्रकार से दूसरी वाली पाली के अंदर भी क्या उपस्थित हैं, 2 परागपुट उपस्थित है, 2 परागपुट उपस्थित है। ठीक है, इन्हीं परागपुटों को हम क्या कहेंगे आगे जाकर के, लघु बीजाणुदानियां कहेंगे। इन्हें ही यहां पर क्या कहा जाएगा, लघु बीजाणुदानी इन्हें कहा जाएगा। तो अर्थात जब परागकोश कितने पाली युक्त है, 2 पाली युक्त है, एक पाली और ये दूसरी पाली। एक पाली के अंदर कितनी लघु बीजाणुदानियां हैं, 2 लघु बीजाणुदानियां हैं। तो दोनों पालियों के अंदर कुल कितनी लघु बीजाणुदानियां हो गई, 4 लघु बीजाणुदानियां, 1 2 3 और 4 लघु बीजाणुदानियां। कितनी लघु बीजाणुदानियां हो गई, 4 लघु बीजाणुदानियां हो गई। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि परागकोश जो है वो 2 पाली युक्त संरचना होती है, और इस परागकोश के अंदर दोनों पालियों के अंदर कितनी लघु बीजाणुदानियां उपस्थित होती है, 4 लघु बीजाणुदानियां उपस्थित होती है। हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि परागकोश
परागकोश की एक पाली में, परागकोश की एक पाली में दो परागपुट या दो लघु बीजाणुधानियां होती है। दो लघु बीजाणुधानियां होती है। अतः परागकोश की दोनों पालियों में, परागकोश की दोनों पालियों में कुल 4 परागपुट या 4 लघु बीजाणुधानियां, 4 लघु बीजाणुधानियां क्या होती है? उपस्थित होती है। 4 लघु बीजाणुधानियां क्या होती है? उपस्थित होती है। ठीक है। तो यदि अगर आपसे पूछा जाए कि परागकोश किस प्रकार की संरचना होती है, तो परागकोश 2 पाली युक्त एवं 4 लघु बीजाणुधानी युक्त संरचना होती है। ठीक है ना। तो शॉर्ट रूप में हम डायरेक्ट यहां पर क्या लिख सकते हैं कि डायरेक्ट हम यहां पर लिख सकते हैं कि परागकोश 2 पाली युक्त एवं 4 लघु बीजाणुधानियों युक्त, 4 लघु बीजाणुधानी युक्त क्या होती है? संरचना होती है। संरचना होती है। ठीक है। और परागकोश 2 पालियों में इस प्रकार से, यहां से लेकर के यहां तक एक पाली, यहां से लेकर के यहां तक दूसरी पाली, और एक पाली के अंदर 1-2 लघु बीजाणुधानियां, तो दोनों पालियों के अंदर 1-2-3-4 लघु बीजाणुधानियां उपस्थित होती है। अधिकांश पादपों के अंदर लघु बीजाणुधानी जो है वो इसी प्रकार की व्यवस्था के अंदर पाई जाती है। ठीक है ना। अधिकांश पादपों के अंदर, आवृतबीजी पादपों के अंदर लघु बीजाणुधानियां जो है वो इसी प्रकार की व्यवस्था के रूप में पाई जाती है। लेकिन यदि अगर हम यहाँ पर बात करें किसकी? मालवेसी कुल के पादपों की। यदि अगर हम यहाँ पर किसकी बात करें? मालवेसी कुल के पादपों की यदि अगर हम बात करें, तो यहाँ पर परागकोश 2 पाली युक्त न होकर कितने पाली युक्त होता है? 1 पाली युक्त होता है। नोट करने योग्य है। ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है कि किस कुल के पादपों में? मालवेसी कुल के पादपों में। मालवेसी कुल के पादपों में परागकोश 1 पाली युक्त होता है। परागकोश 1 पाली युक्त होता है। अब हम जानते हैं कि जब परागकोश 2 पाली युक्त है तो 2 पालियों के अंदर कितनी लघु बीजाणुधानियां हैं? 4 लघु बीजाणुधानियां हैं। जब परागकोश 1 ही पाली युक्त होगा तो कितनी लघु बीजाणुधानियां रह जाएंगी? 2 लघु बीजाणुधानियां रह जाएगी। तो मालवेसी कुल के जो पादप होते हैं, जैसे भिंडी वगैरह जो होते हैं, उनके अंदर परागकोश 1 पाली युक्त होता है एवं 1 पाली में 2 लघु बीजाणुधानियां क्या होती है? उपस्थित होती है। कितनी लघु बीजाणुधानियां उपस्थित होती है? 2 लघु बीजाणुधानियां उपस्थित होती है। तो आपसे पूछा जाए कि मालवेसी कुल के पादपों के अंदर परागकोश किस प्रकार का होता है, तो मालवेसी कुल के पादपों के अंदर परागकोश 1 पाली युक्त एवं 2 लघु बीजाणुधानी युक्त होता है। 1 पाली युक्त एवं 2 लघु बीजाणुधानी युक्त होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके पास में किसकी संरचना है? परागकोश की संरचना है। ठीक है। अब हम अगला जो टॉपिक है वो ले रहे हैं यहाँ पर परागकोश की संरचना के बारे में, तो हमने देख लिया। ठीक है।
अब इस परागकोश के परिवर्धन की प्रक्रिया हम देख रहे हैं। विकास की प्रक्रिया जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे कि इस प्रकार का परागकोश जो है वो पुष्पों के अंदर, पादपों के अंदर किस प्रकार से विकसित होता है। ये परागकोश जो है वो 2 पाली युक्त कैसे हो जाता है और 2 पालियों के अंदर 4 लघु बीजाणुदानियां किस प्रकार निर्मित हो जाती है, उसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो अगला टॉपिक है आपके पास में परागकोश का परिवर्धन। अगला टॉपिक नोट कीजिए, परागकोश का परिवर्धन। डेवलपमेंट ऑफ एंथर परागकोश का परिवर्धन। तो देखिए किस प्रकार से परागकोश 2 पाली युक्त एवं 4 लघु बीजाणुदानी युक्त संरचना हो जाती है। तो परागकोश जो है वो आपको ये ध्यान रखना है कि परागकोश किस प्रकार की संरचना है, 2 पाली युक्त एवं 4 लघु बीजाणुदानी युक्त संरचना है। 4 लघु बीजाणुदानी युक्त क्या है, संरचना है। अब इसका परिवर्धन जो है वो किस प्रकार से होगा, तो वो देखिए। परागकोश क्या होता है, परागकोश प्रारंभ में, सबसे प्रारंभ में परागकोश एक इस प्रकार की छोटी तरुण परागकोश जो है वो केवल एक कोशिकीय संरचना के रूप में उपस्थित होता है। ये जो आपके पास में मैंने कोशिका बना रखी है, यह किस प्रकार का परागकोश है, तरुण परागकोश है, तरुण परागकोश, ठीक है ना, जो आगे जाकर के क्या होगा, परिवर्धित होगा, विकसित होगा। और यही परागकोश केवल अपन जानते हैं तरुण शिशु, यदि अगर हम अपनी बात करें तो प्रारंभ में जो शिशु जो है वो किस प्रकार की अवस्था के रूप में रहता है, एक द्विगुणित कोशिका युग्मनज के रूप में रहता है। परिवर्धन के होकर के वह किसके रूप में निर्मित हो जाता है, भ्रूण के रूप में निर्मित हो जाता है, और वही भ्रूण आगे जाकर के शिशु के रूप में निर्मित होता है। तो यहाँ पर भी परागकोश जो 2 पाली युक्त एवं 4 लघु बीजाणुदानी युक्त होता है, तो यह कब होता है, कैसे होता है, तो इससे पहले कि यदि अगर हम देखें तो सबसे प्रारंभ में परागकोश जो है वो एक कोशिकीय अवस्था के रूप में उपस्थित होता है। धीरे धीरे परिवर्धन की प्रक्रिया के दौरान इस कोशिका का आकार जो है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, बड़ा होने लगता है। इसका जीव द्रव्य जो है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, सघन होने लगता है। सघन होने के पश्चात ये परागकोश जो है वो प्रारंभ में अविभेदित कोशिकाओं का क्या होता है, एक समूह होता है। और अविभेदित कोशिकाओं का समूह होने के साथ यह सबसे बाहर की ओर इस प्रकार की संरचना के रूप में, सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा, और इस एपिडर्मिस के बाहर की ओर, एपिडर्मिस से नीचे की ओर हाइपोडर्मिस, अंतस त्वचा कोशिकीय संरचना के रूप में यह उपस्थित होगा। सबसे बाहर की ओर एक कोशिकीय स्तर एपिडर्मिस, और इससे नीचे की ओर एक समान कोशिकाओं का समूह क्या पाया जाएगा, हाइपोडर्मिस पाया जाएगा। परिवर्धन की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, ये परागकोश जो है वो 2 पालियों के अंदर विभाजित हो जाता है। इस प्रकार से मध्य में से यह परागकोश जो है वो इस प्रकार की संरचना के रूप में निर्मित हो जाता है। इस प्रकार की संरचना के रूप में निर्मित हो जाता है, जिसमें सबसे बाहर की ओर तो क्या उपस्थित है, सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा के रूप में एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से नीचे की ओर एक समान कोशिकाओं का समूह है, क्या कहलाएगा, हाइपोडर्मिस, अधस त्वचा जिसे हम कहेंगे,
अब क्या होगा यहाँ पर, परिवर्धन की प्रक्रिया के दौरान ये जो हाइपोडर्मिस वाला जो भाग है, इस हाइपोडर्मिस वाले भाग की कोई भी एक कोशिका जो है वो आकार में कैसी हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। चारों कोनों पर उपस्थित रहने वाली कोई भी एक कोशिका जो है वो आकार में कैसी हो जाती है, बड़ी हो जाती है एवं सघन जीवद्रव्य युक्त हो जाती है। और इन आकार में बड़ी होने वाली जो परिवर्धित कोशिकाएं हैं, इन्हें यहाँ पर क्या कहा जाएगा, आर्की स्पोरियल सेल, प्रपशुक कोशिका, प्रपशुक कोशिका इन्हें कहा जाता है, आर्की स्पोरियल सेल, आर्की स्पोरियल सेल इन्हें कहा जाता है। तो चारों कोनों पर कितनी, चारों कोनों पर 4 प्रपशुक कोशिकाएं जो है वो यहाँ पर निर्मित हो जाती है, ठीक है ना। अब ये जो 4 कोनों पर चारों प्रपशुक कोशिकाएं निर्मित हुई है, अब इनके अंदर क्या होता है, विभाजन होता है, ठीक है ना। क्या होता है, विभाजन होता है। इस प्रपशुक कोशिका के अंदर अपनतिक विभाजन होता है, जिससे एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बन जाएगी, 2 कोशिकाएं बन जाएगी, ठीक है ना। एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बन जाएगी, 2 कोशिका यहाँ पर विभाजन होगा, अपनतिक विभाजन होगा, और 2 कोशिकाएं यहाँ पर बनेगी, जिसमें प्राथमिक परागकोश, भित्ति कोशिका, और दूसरे नंबर पर बनेगी प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बन जाएगी, तो इस कोशिका के अंदर विभाजन होगा तो एक कोशिका से 2 कोशिकाएं यहाँ पर बन जाएगी सबके साथ, ठीक है ना। प्रत्येक कोशिका के अंदर ये विभाजन की प्रक्रिया को देख रहे हैं। तो चारों प्रपशुक कोशिकाएं जो है इनके अंदर क्या होगा, विभाजन होगा, जिससे एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बन जाएगी। एक ऊपर की ओर उपस्थित रहने वाली कोशिका, जिसे क्या कहा जाएगा, प्राथमिक वित्तीय कोशिका कहा जाएगा, प्राथमिक परागकोश भित्ति कोशिका, और नीचे की ओर उपस्थित रहने वाली कोशिका जिसे प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका कहा जाएगा, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका कहा जाएगा, ठीक है। प्राथमिक वित्तीय कोशिका के अंदर क्या होगा, फिर से विभाजन होगा, और प्राथमिक वित्तीय कोशिका से यहाँ पर किसका निर्माण होगा, पराग भित्ति का निर्माण होगा। और पराग भित्ति जो है विभाजन के द्वारा कितने स्तरों का निर्माण कर लेगी, 4 स्तरों का यहाँ पर निर्माण करेगी। सबसे बाहर की ओर क्या बनेगा, बाह्य स्तर बनेगा। इससे नीचे की ओर दूसरे नंबर का स्तर बनेगा अंतःस्थीशियम, अंतःस्थीशियम। तीसरे नंबर पर बनेगा मध्य स्तर, और चौथे नंबर पर यहाँ पर बनेगा कौन सा स्तर, टेपिटम। ये किसके द्वारा बनेगा, प्राथमिक वित्तीय कोशिका से बनेगा, जिससे पराग भित्ति का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका से यहाँ पर किसका निर्माण हो जाएगा, बीजाणु जनन ऊतक का निर्माण होगा, स्पोरोजिनस टिश्यू, बीजाणु जनन ऊतक का निर्माण होगा। बीजाणु जनन ऊतक से क्या बनेंगी, लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं बनेंगी, लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं, और लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं से आगे जाकर के किसका निर्माण हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण हो जाएगा। ये प्रक्रिया को हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक के अंदर, लेकिन हम यहाँ पर केवल किसको देख रहे हैं, इस परागकोश के परिवर्धन की प्रक्रिया को देख रहे हैं। तो परागकोश, तरुण परागकोश जो है वो एक कोश की संरचना के रूप में धीरे धीरे आकार में बढ़ा होगा। चारों तरफ से अविभेदित कोशिकाओं का एक समूह होता है, जिसमें बाहर की ओर एपिडर्मिस और नीचे की ओर हाइपोडर्मिस उपस्थित होता है। हाइपोडर्मिस वाले भाग की कुछ कोशिकाएं जो है वो आकार में बड़ी हो जाएगी, सघन जीवद्रव्य युक्त हो जाती है, जिन्हें हमने प्रपशुक कोशिका कहा है, आर्कीस्पोरियल सेल, जिसके अंदर अपनतिक विभाजन होगा। एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बन जाएगी, एक ऊपर की ओर कोशिका और एक नीचे की ओर कोशिका, प्राथमिक वित्तीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। प्राथमिक वित्तीय कोशिका से किसका निर्माण हो जाएगा, पराग भित्ति का निर्माण हो जाएगा, जिसमें बाह्य स्तर, अंतःस्थीशियम, मध्य स्तर और टेपिटम। और प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका से बीजाणु जनन ऊतक का यहाँ पर क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, ठीक है। संरचना यदि अगर हम इसके बाद की देखें कि ये परागकोश जो है वो इस प्रकार की प्रक्रिया द्वारा किस प्रकार की संरचना के रूप में निर्मित होगा, तो देखो अब यहाँ पर
परागकोश दो पाली में तो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से दबा हुआ है तो एक पाली तो ये और दूसरी पाली ये। अब दोनों पालियों के अंदर आपको क्या देखनी है, 4 लघु बीजाणुदानियां देखनी है। तो दोनों कोशिकाओं के अंदर विभाजन होने से ये चारों स्तर बन गए। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये संरचना जो है वो किसका निर्माण कर देगी, लघु बीजाणुदानियों का यहाँ पर निर्माण कर देगी। और परागकोश जो है वो इस प्रकार की संरचना के रूप में उपस्थित होगा। सबसे बाहर की ओर परागभित्ति के रूप में एक बर्नारोम्बस में केवल एक स्ट्रक्चर, जैसी यहाँ पर बनेगी वैसी यहाँ पर बनेगी, यहाँ पर बनेगी और वैसी की वैसी यहाँ पर बनेगी, ठीक है ना। तो सबसे बाहर की ओर प्राथमिक परागभित्ति कोशिका थी, जिसमें सबसे बाहर की ओर एक बाह्य स्तर बनेगा, एक कोशिकाओं का समूह। इससे नीचे की ओर एक और स्तर बनेगा जिसे हम क्या कहेंगे, अंतःस्थिशियम। अंतःस्थिशियम के नीचे की ओर क्या बनेगी, मध्य स्तर बनेगी, 2 से 3 परत, 2 से 3 परत मध्य स्तर। मध्य स्तर से नीचे की ओर क्या बनेगी, टेपिटम। तो ये टेपिटम। तो यहाँ से और यहाँ तक का जो स्तर है वो तो हो गया परागभित्ति, और नीचे की ओर प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिका जो दूसरे नंबर की कोशिका थी, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, विभाजन होगा, जिससे किसका निर्माण हो जाएगा, बीजाणुजनन कोशिकाओं का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। तो ये एक लघु बीजाणुदानी की संरचना है, यहाँ से जो मैंने बनाई है वो किसकी संरचना है, एक लघु बीजाणुदानी की संरचना है। ऐसी की ऐसी यहाँ पर बन जाएगी, ऐसी की ऐसी यहाँ पर बन जाएगी और ऐसी की ऐसी यहाँ पर बन जाएगी। तो कुल कितनी लघु बीजाणुदानियाँ बन जाएगी, 4 लघु बीजाणुदानियाँ यहाँ पर बन जाएगी। तो इस प्रकार से ये था आपके पास में सबसे पहले नर युग्मकोद्भिद की संरचना में परिवर्तन की प्रक्रिया अपन देख रहे थे, जिसमें पुमंग, पुमंग के अंतर्गत परागकोश और परागकोश की संरचना और परागकोश का परिवर्तन हमने देखा है। तब तक के लिए देखते रहिए, और दूसरे वीडियो जो है इससे आगे का पार्ट जो है वो अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। देखते रहिए ऑनलाइन क्लासेस पैसिफिक साइंस एकेडमी। धन्यवाद।